हाशिम क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए एनसीईआरटी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। वर्तमान पैटर्न को देखें तो वहाँ एनसीईआरटी जो पढ़ना है बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब एनसीईआरटी सीरीज़ को पढ़ने के लिए अब हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए हम एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की सीरीज़ है वो हम लेके आ रहे हैं। अब इसमें क्लास 9 का पहला चैप्टर है जो है जीवन की मौलिक इकाई। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कार की पतली गार्ड के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, यानी कि जो रॉबर्ट हुक साहब थे इन्होंने क्या देखा, इस पर जो है बहुत छोटे छोटे जो है चैम्बर्स यानी प्रकोष्ठ जो है दिखाई देते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्किक पदार्थ जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। अब देखिए जो प्रकोष्ठ है तो रॉबर्ट हुक साहब ने इनको क्या कहा, इन्हें जो है कोशिका कहा। जो सेल है कोशिका है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। शल्ककण प्यास की मूलभूत इकाई है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का विकास संभव हो सका। अब देखिए क्या था, जो कोशिका खोज किसने की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। और इन्होंने खोज कैसे की थी? एक कार्क था, उस कार्क में इन्होंने छोटे छोटे चैम्बर को देखा था। वो चैम्बर थे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे लग रहे थे। अब कार्क क्या था? कार्क एक पदार्थ है जो व्यक्ति छाल से प्राप्त होता है। ये बात है 1665 की। अब जो वो चैम्बर थे उनको जो है कोशिका कहा, और कोशिका जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। एक कोशिकीय जीव। अब देखिए एक कोशिकीय जीव जो है कौन कौन से होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो है जिसमें अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, इनको जो एक कोशिकीय जीव कहते हैं। असल में इन जीवों में क्या होता है, एक कोशिका पाई जाती है, इसलिए इनको जो है एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे कवक। एक कवक को फंजाई कहा जाता है। पादप तथा जंतु। ये जो कवक है, पादप है, जंतु है, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है और उनके जो कार्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो अंग होते हैं वो उनका निर्माण करती है। अब इसमें कवक है, पादप है, यानी पादप का मतलब होता है प्लांट यानी कि पौधे, और जो है जंतु है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिका अमीबा। अब देखिए अमीबा क्या है, अब अमीबा जो है एक कोशिका तो है, अमीबा एक कोशिका तो है, लेकिन क्या होता है अपना जो आकार है वो बदलती रहती है। अगर सवाल ये आ जाए ऐसा कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अपना आकार बदलता रहता है, तो उसका नाम हो जाएगा अमीबा। कुछ जीव में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, जो इसमें जो आकार रहता है वो स्थिर रहता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन आदि। देखिए कोशिकाएं, अभी जो ये दिखाई दे रही है ये सब क्या है, कोशिकाएं हैं। ये चिकनी पेशी कोशिकाएं, रुधिर कोशिका हैं, ये जो है तंत्रिका कोशिका है। अब ये जो है शुक्राणु है, ये क्या है, अंडाणु है, ये क्या है, वसा कोशिकाएं हैं। ये मानव शरीर की जो है विभिन्न कोशिकाएं हैं। कोशिका को सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ल्यूवेन हुक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जे पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। देखिए जीवद्रव्य जो नाम दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है जे पुरकिंजे ने। एम स्वीडन 1838 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। अब देखिए यहाँ सवाल आ जाते हैं, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो ये दिया है एम स्वीडन ने।
विर्चो 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। अब सवाल ये आ जाए, पूर्ववर्ती सभी कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, ये जो है किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये जो दिया है विर्चो ने दिया है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। अब देखिए प्लाज्मा और झिल्ली है तो ये एक ही चीज़ है, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुण के कारण संभव है। जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब क्या इन्हीं गुण के कारण जो है संभव है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। भाई जो कोशिका है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। मान लीजिए ये क्या है? ये कोशिका है। अभी सबसे जो बाहरी परत है ना, इसी परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है, या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये जो बाह्य झिल्ली होती है कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जो बाहरी पर्यावरण है उससे क्या करती है? अलग करती है। कुछ पदार्थ को तो अंदर आने देती है, कुछ पदार्थ को क्या करती है? बाहर जाने देती है। और जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको जो है उनकी जो गति होती है उसको रोक लेती है। इसी कारण क्या होता है, इन झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को जो है वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। भाई पारगम्य से क्या है? पारगम्य से यही समझ में आ रहा है कि ये जो है पदार्थों को आर पार जाने देती है, मतलब कुछ पदार्थ को बाहर से अंदर की ओर जाने देती है, कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर की ओर जाने देती है। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। भाई जो जैसे CO2 है, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है। ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार जो आते हैं ये प्रक्रिया जो कहलाती है, ये जो प्रक्रिया शुरू होती है ये होती है विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। मतलब पदार्थ जो गति करेगा वो उच्च सांद्रता से जो है निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। मतलब जो कोशिका की जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो CO2 की जो सांद्रता है और इस जो बाहर की जो CO2 की सांद्रता है और कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, इस समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में CO2 बाहर निकलता है। मतलब जब उनकी सांद्रता में अगर डिफरेंस होगा, मतलब ऊंची और निम्न सांद्रता होगी तो उससे क्या होता है, जो उसके द्वारा क्या होता है, विसरण के द्वारा कोशिका में जो है CO2 जो है बाहर निकलती है। मतलब ये जो प्रक्रिया चलती है ये विसरण के द्वारा ही चलती है। जो एक गैस जो है अंदर आएगी और एक गैस जो है बाहर आएगी, ये सांद्रता के हिसाब से होता है, मतलब उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। तो जो सांद्रता ऑक्सीजन की कम हो जाएगी तो क्या होगा, O2 के द्वारा जो है कोशिका में विसरण के O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण के द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ नोट करने वाली बात लिखी हुई है, ये जो बात लिखी हुई है यह कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब गैसों का जो एक्सचेंज होता है, मतलब बाहर की जो गैस अंदर की ओर आती है और अंदर की जो गैस जो है बाहर की ओर जाती है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है विसरण। जल भी विसरण के नियम का अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। अब देखिए जो जल है, अब जल की जो अणु की गति अगर वर्णात्मक पारगम्य द्वारा जब होती है उसे कहते हैं
प्रासरण। मतलब गैसों की जो गति हो रही थी वो विसरण के द्वारा हो रही थी, लेकिन यहाँ जल की बात करें, जल के अणु की जो गति है, अगर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो है प्रासरण कहते हैं। इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। तो जल के जो अणु होते हैं प्रासरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से जो है निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। कैसे करते हैं, ये करते हैं वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। मतलब जो अब शक्कर की बात चल रही थी, तो ये जो लाइन है ये वाली कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। ये जो 3 बातें हैं इनमें से जो है एक हो सकती है। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। पहली घटना क्या है, नंबर 1, यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, यदि किसी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो। मतलब तनु विलयन जो होता है एक पतला विलयन होता है जिसमें पानी में जो है, मान के चलो पानी है, पानी में जो है शक्कर डाली है या नमक डाला है, तो उसमें क्या होता है पानी की जो मात्रा है वो कम है और जो जल की मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। में रखा गया तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब जो जल जो है क्या होगा, जो कोशिका है उसके अंदर चला जाएगा, उसकी जो विधि होगी वो किस विधि के द्वारा जो है जाएगा, तो वो हो जाएगी प्रासरण विधि। अब ऐसे विलयन को अल्परासरणदाबी विलयन कहते हैं। मतलब इसमें क्या समझा, इसमें ये बात समझ में आई है कि पानी है और पानी जो है कैसा, यानी पानी है और पानी में क्या घोला, पानी में जो है नमक घोला और चीनी घोली, लेकिन इन दोनों की चीनी घोली या नमक घोला, अब इनकी जो मात्रा है वो कैसी है, कम है। तो अब पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन बना है, जो विलयन बना है वो कैसा बना है, वो विलयन बना है तनु, यानी कि पतला विलयन बना है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है रखा गया तो जल में प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, तो जो वाटर है वो प्रासरण के मेथड के द्वारा क्या होगा, जो कोशिका है उसके अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को कहते हैं अल्परासरणदाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो वाटर होता है उसके जो अणु है वो कोशिका झिल्ली के दोनों क्या कर सकते हैं, मतलब गति जो है करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। मतलब जो वाटर जो है जो कोशिका के अंदर जा रहा है, एक क्या कर रहा है, कोशिका के जो है बाहर आ रहा है। तो ये कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा अधिक होगी, और जो अंदर वाटर की ओर जा रहा है कोशिका, उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जो कोशिका से बाहर जा रहा है उसकी मात्रा अधिक होगी। तो अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। जो बाहर आ रहा है उसकी मात्रा कम होगी, जो अंदर जा रहा है उसकी मात्रा अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी। भाई अधिक वाटर जब कोशिका अंदर जाएगा तो क्या होगा, कोशिका फूलेगी, और जो कम वाटर है क्या हो रहा है, कोशिका से जो है बाहर निकल रहा है। भाई आप पानी को ले लीजिए, पानी में जो है आप कुछ डाल दीजिए, यानी किशमिश को डाल दीजिए, तो क्या होगा, जब पानी अधिक जो है उसके अंदर प्रवेश करेगा तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ भी क्या बात, यही एग्जाम्पल लग रहा है। देखिए कि जल जो है जो बाहर से कोशिका के अंदर तो अधिक आ रहा है, और जो कम जल है वो कोशिका से बाहर कम जा रहा है, इसलिए क्या होता है, कोशिका जो है फूलने लगेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो दोनों की सांद्रता कैसे बराबर हो, चाहे वो बाह्य हो या अंदर वाला हो।
कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ऐसे विलयन को समप्रासारी विलयन कहते हैं। देखिए सम का मतलब क्या होता है, समान, तो इसमें जो प्रासरण होता है वो समान होता है, उसे कहते हैं समप्रासारी विलयन। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, मतलब जो जल होता है वो दोनों ओर क्या आएगा, आएगा जाएगा, लेकिन जल की मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समान कंडीशन में है। भाई जितना अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है कोशिका के, उतना ही क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं समप्रसारी विलयन। अब जो अगला पॉइंट है ये क्या है, तीसरा पॉइंट है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र तो जल प्रासरण द्वारा, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो यहाँ ये बात कही गई, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, मतलब जो कोशिका के जो बाहर जो विलयन है वो जो कोशिका अंदर है उसके क्या हो, उससे जो है अधिक सांद्र हो, तो क्या होगा, जल जो है प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे, इस ऐसे विलयन को अति प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। उन्हें जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, और जो वाटर है, जो पानी है, वो क्या है, कोशिका झिल्ली के दोनों ओर क्या कर सकता है, आ सकता, मतलब आ भी सकता है और जा भी सकता है। लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा, जो अधिक जल है वो क्या होगा, कोशिका से बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी। भाई जब कोशिका से अधिक जो वाटर है वो बाहर की ओर निकलेगा, कम वाटर, पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर जाएगा और कम जल अंदर आ जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। मतलब जो वाटर है वो क्या होगा, कोशिका से तो अधिक जल जो है बाहर की ओर जाएगा, कम क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, तो क्या होगा, कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, एक कोशिकीय आलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती है। तो ये लाइन ध्यान रखना है, ये वाली लाइन। अब देखिए इसके बाद एक मोस्ट पॉइंट लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, यह है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रासरण का एक उदाहरण है। मतलब जो पौधे जो होते हैं उनके जो मूल है वो जल को जो एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो करती हैं प्रासरण के द्वारा करती हैं। आगे है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य परिवर्तन से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन नोट में देखेंगे, अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से ही आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज़ जो है मिलती रहेगी, जो कि 0 से स्टार्ट हुई है। इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।